बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी क्लिनिक में मैं हूं आपकी होस्ट सना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम तो मौजूद ही हैं आपका ख्याल रखने के लिए और वादे के मुताबिक आपके साथ हमेशा लेकर आते हैं शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट जिनसे आप बहुत से सवालात पूछते हैं, प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आज भी आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे, हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 031604204437। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर इमरान ज़िया जो कि डेंटिस्ट हैं। उनसे हम बहुत से सवालात करेंगे, लेकिन कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, आपके साथ कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कीजिए और अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर अल्लाह साहब? का शुक्र है आपसे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंसानी दांत जो हैं इंसानी जिस्म में उनका क्या किरदार है? दांतों का इंसानी जिस्म और इंसानी शख्सियत दोनों से बहुत गहरा ताल्लुक है। पहली बात तो ये कि इंसान की सेहत तब बनती है जब वो ग़िज़ा खाता है कोई, बिल्कुल, तो वो इसके जिस्म का हिस्सा बनती है। ग़िज़ा जिस्म का हिस्सा तब बनेगी जब वो उसकी डाइजेशन सही होगी। बिल्कुल, डाइजेशन तब सही होगी जब वो ग्राइंड होके मैदे में सही पहुँचेगी, बिल्कुल। और ग्राइंड तब होगी जब दांत सही होंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर दांत ही सही नहीं है तो कैसे ग्राइंड होगी, कैसे उसकी डाइजेशन होगी, डाइजेशन के बाद कैसे वो एक जिस्म का हिस्सा बनेगी और इंसान की सेहत अच्छी होगी। सो आपने सुना होगा कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी, बिल्कुल, वो इसीलिए बड़े कह गए ये बात। सही। जहाँ तक रही बात शख्सियत की, अगर दांत पीले हैं, बदनुमा हैं, आड़े तिरछे मिर्चे हैं, तो सुनने वाला आपकी बात पे तवज्जो ही नहीं देगा। बिल्कुल, अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो आपकी बात में वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो कि एक अच्छे खूबसूरत साफ़ चमकते दमकते दांतों के साथ है। दूसरे के कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके बोलने में अदायगी के दौरान उनकी प्रोनाउंसिएशन के लिए दांतों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ुबान की नोक कुछ दांतों से टकराती है, तो तब वो अल्फाज सही अदा होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो हम कह सकते हैं कि अच्छे दांत होंगे तो आपका जिस्म भी अच्छा है, आपकी शख्सियत भी अच्छी है। और एक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ एक जो लामत खूबसूरती की समझी जाती है, उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आपकी खूबसूरती में बहुत दांतों का किरदार होता है, अच्छी स्माइल में आपके दांतों का बहुत किरदार होता है, तो इसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि आपको खुद भी एहतियात सबसे पहले करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एहतियात क्या है, क्या तरीक़ाकार है कि अपने दांतों को आप बगैर डॉक्टर के पास जाए खुद से एहतियात जो है वो करके अपने दांतों को अच्छा रख सकें? पहली बात है, मैं कभी नहीं कहूँगा कि डॉक्टर के पास ना जाएं। हर 6 माह के बाद डेंटिस्ट का चक्कर एक लगा लेना चाहिए, क्योंकि बज़ाहिर आपको तो सब कुछ सही लग रहा होता है, लेकिन 6 माह कर से ऐसा होता है कि इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब यह है कि कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं या किन बातों से आप दांतों के मर्ज़ों से बच सकते हैं। वो ये कि नशास्तादार चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो और जिनमें मीठा है, वो चीज़ें जब खाएं उनके खाने के बाद दांत ज़रूर साफ़ कर लें। सही। अव्वल तो कम कर दें रेशो, सही। अगर नहीं कर सकते तो जब खाएं उनके बाद दांत जरूर साफ करें। ठीक है, दांत जरूर साफ कर लें और इसका प्रॉपर तरीका मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरहान बताइएगा क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मैम मैं वो अपने दांत के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी जी। वो अपना मेरे दांत में ना कीड़ा वगैरह लगा हुआ, कुछ ठंडी चीज कोई ऐसी चाहता हूँ, मुझे ना बंसी होती है। सही। और पूरा मेरा सूजा है। सही, ठीक है, आप हमारे साथ रहेगा, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब ऑन एयर देंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, फरहान साहब के दांत में कीड़ा लगा हुआ है, उनको दर्द भी होती है, उनको थोड़ा भी सूजा हुआ है। इसका मतलब है कि ये को आज की बात नहीं है, कुछ महीनों से इनके साथ सिलसिला चल रहा होगा, लेकिन ये इग्नोर कर रहे हैं। यानी एकदम से नहीं हो सकता, ये एकदम से नहीं होता टाइम। ठीक है। दांत जिस्म का सख्त तरीन हिस्सा है और ये बड़ी देर से ख़राब होते हैं। कोई एकदम ये नहीं कि सुबह उठे तो कीड़ा लगा होगा। बिल्कुल। और वैसे भी कोई कीड़ा कोई ये 4-6 टांगों वाला चलता फिरता कीड़ा नहीं होता। दांतों के जो गलने के प्रोसेस को हम कीड़ा लगना कहते हैं। बिल्कुल। इन्हें चाहिए कि इस साइड से खाना पीना छोड़ दें, वैसे खाया जा भी नहीं रहा होगा इनसे, इस साइड से खाना पीना छोड़ दें और डेंटिस्ट के पास आएँ। हम इनका या जो भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे इनका एक्सरे होगा, उस एक्सरे की बेस पर डिसाइड होगा कि ये दांत रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके बचाया जा सकता है या इसको निकालना होगा। सही, प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है फरहान आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जैसा कि बात कर रहे थे कि प्रॉपर तरीके से ब्रश करना चाहिए, तो लोगों में कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं लोगों को सही तरह से पता कि प्रॉपर तरीके से ब्रश कैसे करता है। इवन छोटे बच्चे जो हैं, कभी अगर हम उन्हें ब्रश करते देखें तो वो बिल्कुल भी एहतियात से नहीं करते, तो प्रॉपर तरीका क्या है ब्रश करने का?
ब्रश करने का तरीका ये है कि ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे, नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर। अगर इतना नहीं याद रहता तो दांत मिला के तो उनको ऊपर नीचे वर्टिकली साफ करना चाहिए। सही। लोग हॉरिजॉन्टली करते हैं, दांतों की लंबाई की अगेंस्ट करते हैं। इससे सिर्फ झाग बनता है, टूथपेस्ट का दांत साफ नहीं होते हैं। दांतों के बीच में जो खुराक के ज़रात फंसे हुए हैं वो अपन को ऊपर नीचे साफ करेंगे तो साफ होंगे। इसके अलावा थोड़े से राउंडेड मूवमेंट्स देनी चाहिए ताकि जहाँ पे गम्स और दांत आपस में मिलते हैं वो जगह साफ हो। सही। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के मसूड़े सुर्ख रहते हैं, क्या कि वो दांतों और मसूड़ों के मिलने की जो जगह है उसको साफ नहीं कर पाते, वहाँ प्लेक इकट्ठा रहता है और वो दांत मसूड़ों की सोजिश हो जाती है। सही सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे टाइमिंग भी पूछना चाहूँगी, लेकिन एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे आप? वालेकुम सलाम। जी जी बताइएगा, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप सवाल बताइएगा, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मैम मैंने जो डॉक्टर साहब से सवाल पूछना था कि अगर मैं कुछ खाना वगैरह खाता हूँ ना तो साथ में फोन की ना वो चमक सी आती है, और जब मैं वो कुरकुरे वगैरह करता हूँ ना फोन नहीं रुकता दांतों में से। ये इस बारे में मैंने सवाल करा। सही, ठीक है, आप हमारे साथ आइएगा, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। जी डॉक्टर। इनको जो बीमारी है उसको हम जिंजवाइटिस कहते हैं। जिंजवाइटिस का मतलब है कि मसूड़ों की इन्फेक्शन या उनकी सोजिश। सही। इनको फौरी तौर पे डेंटिस्ट के पास जाके अपने मसूड़ों की सफाई करानी चाहिए, क्योंकि मसूड़ों के नीचे कुछ मिलीमीटर्स तक प्लेक जम चुकी है, जो कि जब ये खाना खाते हैं वो प्लेक के ऊपर दबाव पड़ता है खुराक का, आपका खाना भी, और वो मसूड़ों से खून का बायस बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है, ताकि इस मसले पर जो है वो फौरी तौर पर काबू आ पा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइमिंग्स ब्रश की क्या क्या होनी चाहिए? क्योंकि नॉर्मली लोगों का कॉन्सेप्ट होता है सुबह उठे ब्रश किया और उसके बाद सारा दिन उसी तरह से गुजर गया। ये बड़ा एक बर्निंग से एक आपने क्वेश्चन पूछा। हमारे यहाँ अक्सरियत और बचपन से जो बड़े भी करते आ रहे हैं कि सुबह उठ के दांत ज़रूर साफ़ करने हैं, और वो ज़ोर सुबह उठ के करने पे है, जिसका कि मेडिकली कोई फ़ायदा नहीं है। सही। रात को ही ब्रश करना चाहिए, रात को ब्रश करके सोना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए उसके बाद। अगर खा लें तो दोबारा ब्रश करना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि दिन में तो आप खाते रहते हैं, कुछ पीते रहते हैं, पानी पी लिया, चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, उससे दांत वॉश्ड रहते हैं, मुंह आपका साफ रहता है। रात को अब 6, 7, 8 घंटे सोना होता है। अगर आप उसमें दांत साफ किए बगैर सो जाते हैं तो जो खुराक के ग्राइंडेड पार्टिकल्स हैं, मोस्टली खुराक तो मैदे में चली गई, सही, जो रह गई दांतों के ऊपर चिपकी, वो फिर दांत खराब कर देते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं अली। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी अली बताइएगा, क्या पूछना चाहेंगे आप? अली तक शायद आवाज नहीं जा पा रही है। अली, अगर आप तक आवाज जा रही है तो बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे आप? जी जी, मैं पान खाता हूँ, ठीक है मैडम। सही। तो वो मेरे ना दांत है ना गंदे रहते हैं, जैसे मैं ब्रश भी करता हूँ तो वो साफ नहीं होते। अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, डॉक्टर साहब ऑन एयर आपके सवाल का जवाब देंगे। पहले तो इन भाई अली नाम इनका, इनको पान फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पान सिर्फ दांतों के लिए ही नुकसानदेह है, बिल्कुल। ये गले के लिए भी, मसूड़ों के लिए भी, इनके जुबान के लिए भी खतरनाक है। पान में जो छालियाँ होती है वो कैंसर का बायस बनती है, बिल्कुल। तो इनके जो दाग हैं वो इनके टूथब्रश से नहीं जाएंगे, बिल्कुल। उसके लिए इनकी प्रॉपर स्केलिंग प्रोसेस एक होता है हमारा, वो इनका करना पड़ेगा। सही। अगेन इनको भी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, इस तरह से ये प्रॉब्लम नहीं हल हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे बढ़ेंगे और कुछ जो डिजीज़ हैं उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। कॉमन डिजीज़ जो हैं वो डेंटल कौन कौन सी हैं, और अगर उनको टाइम पे ना देखा जाए, टाइम पे ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो इश्यूज़ क्या हो सकते हैं? मैं जब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैंने देखा कि अक्सरियत जो मेरे पास आती है, जो भी हमें कॉल्स आई हैं, मसूड़े ख़राब हैं और दांतों में दर्द होता है, ये सबसे ज़्यादा यही हैं। इनकी बड़ी वजह ये है कि लोग सही वक्त पे या सही तरीके से ब्रश नहीं करते। अगर वक्त सही है तो तरीका सही नहीं है, अगर तरीका सही नहीं है तो फिर ब्रश की सिलेक्शन सही नहीं है। लाइक बहुत ज़्यादा नन ब्रश होगा तो वो सफाई नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा सख्त होगा तो मसूड़े ज़ख्मी करेगा। तो इसमें डेंटिस्ट के पास हम जो कहते हैं कि 6 माह के पास जाएं, उसका फ़ायदा यही है कि वो आपको डेंटिस्ट गाइड कर देता है कि आपको इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, सही, ब्रशिंग टेक्निक की, ब्रश सिलेक्शन की, ब्रशिंग टाइम की, व्हाटएवर। और हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो बच्चों में आते हैं कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं, सीधे नहीं हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जब बच्चों के दांत टूटते हैं उसके बाद नए दांत आते हैं तो बच्चों के दांत ये है।
या कुछ मरीज ऐसे आते हैं जिन्होंने बहुत अर्ली एज में दांत निकलवा दिए, वो दांत नहीं लगवाने से जो बाकी सेहतमंद दांत हैं उनकी पोजीशन पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा। इस तरह के मरीज़ आते हैं, ठीक है। और इस तरह कुछ लोग आते हैं जिनको जबड़ों के बंद करने खोलने में मसला है, वो लोग आते हैं। बस ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें। अच्छा, अभी मैं डिस्कस करना चाहूँगी बच्चों का जो है वो एक बहुत ज़्यादा इशू देखने में आ रहा है कि बच्चों के दांत टेढ़े जो हैं वो आते हैं, तो उसकी क्या वजूहात होती हैं? जब आपके दांत टूटते हैं उसके बाद जो दांत आते हैं वो टेढ़े भी आते हैं और उससे जो है वो शेपलेस आपका पूरा फेस जो है वो लगने लग जाता है। टेढ़े होने की बहुत सी वजूहात हैं। पहली वजह ये कि अगर बच्चा थम सकर है, अंगूठा चूसता है या फीडर पीता बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा अक्सरियत तो ऐसे मरीज़ों की है जो अंगूठा चूसते हैं या फीडर पीते हैं। फीडर की बॉटल पीने से जो जबड़े की शेप है वो उस रबर निपल की तरह हो जाती है, यानी कि जबड़ा तंग हो जाता है। सेकेंड है लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है। लाइक पहले ज़माने में जो बच्चों के खाने पीने की आदतें थी उनमें जबड़ों को एक्सरसाइज होती थी, जबड़े प्रॉपर तरीके से उनकी डेवलपमेंट होती थी, जगह ज़्यादा होती थी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इस पे आपसे बात करूंगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। एक कॉलर है, उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, मेरे ना दांतों में से ना रात को खून आता है, तो इसके मतलब मैंने पूछना था। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, आपके सवाल का जवाब देंगे। ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। मैं आपसे अभी बताया कि मेरे पास ज़्यादातर लोग ही आते हैं। अगेन इनका भी यही मसला है कि ये इनके मसूड़ों में इन्फेक्शन सोजिश है, ये जाएं और सफाई करवाएं किसी डेंटिस्ट से, उसके बाद इनका मसला है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि मसूड़ों में सोजिश है, तो नॉर्मली ये पता क्यों नहीं चल सकता कि खाने पीने में प्रॉब्लम नहीं हो रही? क्योंकि जितने भी हमारे पास कॉलर्स आ रहे हैं वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि उनके दांतों से खून निकल रहा है, तो क्या इसकी कोई ऐसा सिम्टम है जिससे आपको पता चल सकता है कि भाई ये इशू हो सकता है, आपके मसूड़ों में सोजिश है? एक सेल्फ एग्जामिनेशन, एक इनके खुद से अपने आप को देख लेना एक है। मैं ये कहूँगा लोगों से कि हर कुछ दिनों के बाद मिरर में अपने मसूड़ों को देख लिया करें। अच्छा। अगर तो वो पिंक या गुलाबी से रंग के हैं तो वो सही हैं। अगर इससे डीप रंग है, कोई भी है, गहरा सुर्ख है, तो इट मीन्स कि उसमें इन्फेक्शन है, प्रॉपर्ली उनकी सफाई नहीं हो पा रही उनसे, उनको ये अल्टीमेटली होना ही होना है। बिल्कुल, खुद से अपना जो है वो ख्याल रखना बहुत पिछले जरूरी है। 5 मिनट मेरी दूसरी कॉल मैंने जो सुन ली है, वो यही मसूड़ों से खून आने की है। ठीक। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आपसे भी बहुत से सवालात शामिल करेंगे और डॉक्टर साहब आपके सवालों के जवाब आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इमरान ज़िया, जिनसे हम डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सी बातें पूछ रहे हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। हमारा नंबर है 031604200437। अभी हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पे, मोहम्मद अफजल जी। अस्सलाम वालेकुम अफजल, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे आप? मैम, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी। डॉक्टर साहब पूछना था कि ये जो मसूड़े हर वक्त खराब रहते हैं, कभी सुबह उठते हैं जब तो ये ब्रश करने से पहले उसमें से खून निकल रहा होता है, जब ब्रश करते हैं उसमें काफी ब्लड आ जाता है, तो उसके लिए मुझे क्या कुछ सजेस्ट करेंगे? कोई ऐसी टूथपेस्ट ऐसा, या फिर या मैं इनको डॉक्टर साहब को दिखा लूँ, या क्या मसला है? ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। सेम इशू है, बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले जिस तरह आपने सेम वही बताया कि मसूड़ों में सोजिश हो सकती है, तो इसके लिए प्रॉपर कोई आपको टूथपेस्ट वगैरह भी आप कोई सजेस्ट करते हैं या कोई इसके अलावा? टूथपेस्ट बेसिकली एक प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट नहीं है। सही। ट्रीटमेंट मैनुअली होगा, फिर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट प्रिवेंशन के लिए टूथपेस्ट दी जाती है। सही। किसी टूथपेस्ट से इलाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि वजह जो है ये मसूड़ों में सोजिश है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? क्योंकि अभी तक हमने जितनी कॉल्स ली हैं सबके यही इश्यूज हैं, तो इसमें एहतियात क्या है, किस तरह से बचा जा सकता है? भाई अपना ब्रशिंग टाइम सही करें, रात को ब्रश करके सोएं, और ब्रश की टाइप सही हो, ब्रश करने का तरीका सही हो। सही। अगर ब्रश सही तरीके से करना शुरू कर दें तो डेंटल क्लिनिक पे बहुत कम लोग बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई हमारी ईटिंग हैबिट या फिर ईटिंग जो हम स्टफ ले रहे हैं वो भी मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है। सही। जितना आप कार्ब्स लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, वो आपके जिस्म के लिए, बाकी कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरी है, लेकिन दांतों के लिए जो बचा कुचा कार्ब जो सफाई नहीं की आपने, कार्बोहाइड्रेट, वो नुकसानदेह हैं। सही। चावल, पोटैटोज, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें नशास्ता ज़्यादा है, अच्छा, वो दांतों के लिए खतरनाक है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिनको शामिल करना चाहिए? एक्सरसाइज में ये है कि हमसे पहले जो बुजुर्ग थे वो गन्ने भी चूसते थे, वो मकई भी चबाते थे। मतलब जितने जॉ मूवमेंट में रहेंगे और जितना दांतों पे आप मुनासिब हद तक प्रेशर डालेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। अच्छा। हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पे हैं, हम जंक फूड्स पे हैं, शवारमा, बर्गर जिसमें कोई दांतों पे जोर लगता ही नहीं है, वो है। फिर कॉर्नफ्लेक्स हैं, नूडल्स हैं जो
टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें दांतों की कोई एक्सरसाइज नहीं है। दांतों की एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के लिए दांत जिसमें यूज हो, कोई भी ऐसी चीज़ इसमें सिट्टा खाया जा सकता है, या कोई मतलब कच्ची सब्जियां जो खाए, सैलड की चीज़ें वो खाई जा सकती हैं, एक्सरसाइज में यही आता है। सही। अभी एक कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद आमिर जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे आप? आमिर, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, आप दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट करिएगा। जी जी, आप दोबारा से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, आमिर की आवाज़ जो है वो शायद ठीक तरह से नहीं आ पा रही, तो हम आपका सवाल नहीं सुन सकेंगे तो जवाब कैसे देंगे। डॉक्टर साहब आगे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएंगे, और मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी कि रेगुलर आप ब्रश भी कर रहे हैं और ईटिंग हैबिट भी जो है वो आपकी ठीक जा रही हैं, तो इसके बावजूद डॉक्टर से राबते में रहना कितना ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और ख़ुद से आपको कोई ऐसा इशू या कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहा, उसके बावजूद जो है डॉक्टर पे राब्ता रखना चाहिए। ये मैंने इसलिए कहा कि आप जितनी भी सफाई कर लें दांतों की, जो दांतों, हर दो दांतों के बीच एक जगह जिसको हम इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं, सही, उसको आप ब्रश से साफ नहीं कर सकते। उसके लिए या तो फ्लॉस किया जाए, लेकिन फ्लॉसिंग भी हर जगह मरीज़ का हाथ नहीं पहुंचता मुंह में कि जहाँ पे वो फ्लॉसिंग खुद कर सके, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई छोटी मोटी एलिमेंट या कोई एबनॉर्मेलिटी दांतों में रहती ही है। सही, यू कैन नॉट अवॉइड। बिल्कुल। तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाके 6 माह के बाद अपनी स्केलिंग करानी चाहिए, एक मुकम्मल चेकअप कराना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। सही। और गड़बड़ होती है ज़रूर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दांतों के प्रॉब्लम होते हैं, क्या नुकसानात हैं स्मोकिंग से, और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उस पर आपने अपने दांतों का ख्याल किस तरह से रखना है? स्मोकर्स के लिए तो पहली बात है कि अगर वो स्मोकिंग छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो सिलसिले चलते रहेंगे। स्मोकिंग के बहुत से नुकसान आते हैं, उसमें जो निकोटीन है वो आपके जो थूक पैदा करने वाले गदूद हैं उनको वो लेस एक्टिव कर देता है। अच्छा। थूक कम पैदा होता है, ड्राई माउथ, मुंह ड्राई रहता है, मुंह से स्मेल भी रहेगी, फिर ये कि निकोटीन के स्टेन भी जमते हैं। निकोटीन इटसेल्फ मसूड़ों के लिए भी नुकसानदेह है, ज़ुबान के लिए भी नुकसानदेह है, जब धुआं गुजरता है गले के लिए नुकसानदेह है। मतलब वो तो खैर 8-9 ऑर्गन है जो कि होते हैं, लेकिन अगर हम मुंह की हद तक रहें तो मुंह, ज़ुबान, मसूड़े, दांत सब कुछ अफेक्टेड रहते हैं। सो स्मोकिंग किसी भी तौर से अच्छी नहीं है। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ अगर आ जाएं तो लोगों के दांतों पे स्कार्स पड़ जाते हैं। हाँ जी। तो उसके लिए क्या तरीका इलाज होता है? दांतों पे जो निशान पड़ते हैं वो स्टेन्स होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल स्टेन्स जो कि हम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से उतार देते हैं, कुछ इंटरनल जो कि एम्बेड हो चुके होते हैं, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। उसके लिए फिर एक ही तरीका कि हम उन दांतों को ब्लीच करते हैं। अच्छा। लेकिन ब्लीचिंग भी एक हद तक के स्टेन्स को दूर करती है, हर तरह के स्टेन्स को नहीं करती। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली लोग जो हैं वो ये शिकायत करते हैं, बल्कि शिकायत भी वो जो है बजा तौर पर करते नज़र आते हैं कि दांतों का कोई भी ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और ये वो चीज़ है जिस पे आप रिस्क भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं मुंह में आपके, तो बहुत अच्छे डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ता है, और जब अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो जाहिर बात है वो कॉस्टली होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसकी क्या वजूहत है? मेरे बहुत से प्रोग्राम्स में यही क्वेश्चन हर होस्ट मुझसे पूछते हैं, ये पूछती हैं। बात ये कि डेंटिस्ट्री में हमें हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, सफाई को मेंटेन करने के लिए बहुत इसमें हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, प्लस इसकी मोस्टली चीज़ें इम्पोर्टेड हैं। मोस्टली क्या, तकरीबन हर कोई, अब वो इम्पोर्ट होती हैं, ज़ाहिर हमने ख़रीदनी है प्राइवेटली खुद से, तो हमने फिर वो आगे से मरीज़ से ही पूरा करना है, उसके एक्सपेंसेस जो भी हैं। एक हम मरीज़ को स्टैंडर्ड दे रहे हैं, हाइजीन दे रहे हैं, उसको अच्छा माहौल दे रहे हैं, तो उसमें फिर हमें ऑब्वियसली हमें वो कॉस्ट मरीज से पूरी करनी है। अगर यही चीज़ें लोकली बननी शुरू हो जाएं और गवर्नमेंट इसमें हमें फंडिंग करे, सपोर्ट करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये महंगे की शिकायत रह जाए, कमी की जा सकती है। एक कॉलर हमारे साथ है, मोहम्मद अयूब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अयूब, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरा बेटा है 15 साल का जी, तो उसके ना ये दाढ़ जिसको कहते हैं उसमें ना कीड़ा लग गया हुआ है, जबरदस्त किस्म का, तो उसका कोई हाल है कि खत्म हो जाए? सही, ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, डॉक्टर साहब जो है ऑन एयर आपके सवाल का जवाब देंगे।
कीड़ा लग गया और चाह रहे हैं कि वो खत्म हो जाए। हाँ जी, तो क्या ये बहुत अर्ली एज में लग गया जो कि सही नहीं है। अभी बच्चे हाँ जी बच्चे को इंशाल्लाह भी बहुत साल जीना है और सेहत के साथ जीना चाहिए। ये आए तो उसके बाद हम देखेंगे कि इस दांत पे फिलिंग करके काम चल सकता है या कीड़ा अगर बहुत ज़्यादा लग गया तो उस दांत के ऊपर हमें एक क्राउन चढ़ाना, जिसको हम आम जुबान में कैप करना कहते हैं। सही, क्राउन चढ़ाना पड़ेगा ताकि वो दांत मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाए। सही, तो आपको जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए फौरी तौर पर अपने बच्चे को, और ताकि बर वक्त जो है वो इलाज किया जा सके। बच्चों की ईटिंग हैबिट्स जो हैं, चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ, वो खाने से अर्ली एज में ही बच्चों के दांत ख़राब हो जाते हैं, और अगर फिर आप उन्हें ठीक भी करा लें तो वो एक एज में जाके जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? किस तरह से, जाहिर बात है बच्चे तो बाज नहीं आ सकते हैं, तो क्या टाइमिंग्स रखनी चाहिए ब्रश की, क्या तरीका इलाज रखना चाहिए, कितनी देर बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए माओ को? बच्चों से प्यार का तरीका बदलना चाहिए कि चॉकलेट्स और कैंडीज की बजाय उनको जो हेल्दी फूड्स पे ले आएँ। ठीक है, घर में माएँ उनको ऐसी अट्रैक्शन वाली चीज़ें बना दें जिससे उनके दांत ख़राब ना हो। और अगर ज़्यादा ही प्यार चॉकलेट के थ्रू पूरा करना है तो हफ्ते में एक दफ़ा कर लें, और उसके फ़ौरन बाद उनको वॉशरूम में ले जाके उनको कहेंगे ब्रश करें। और फिर ये बचाव का एक तरीका। सही, ये माओं के लिए पैगाम है कि अगर वो इसी तरह से प्यार करना चाह रही हैं, बच्चे तो चॉकलेट के क्योंकि शौकीन होते हैं, तो फौरी तौर पर ब्रश कराएं अपने बच्चे को। और इस तरह की चीज़ों के बाद तो बहुत ज़रूरी है कि ब्रश करें, क्योंकि आप अगर एहतियात करेंगे तभी आप अपना भी ख्याल रख सकेंगे और अपने बच्चों का भी ख्याल रख सकेंगे। डॉक्टर साहब, एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूँगी, मिसवाक का क्या किरदार है? क्योंकि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, तो इसका क्या किरदार है? मिसवाक बहुत अच्छी चीज़ है। इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो बहुत अच्छे लेवल का एक एंटीसेप्टिक है। फिर जो मिसवाक के जो ब्रिस्टल्स हैं, जो रेशे हैं, अभी जो मैंने कहा था कि दो दांतों के बीच जो जगह जिसको इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं हम, उसको मिसवाक बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करता है। अच्छा, तो हम मिसवाक की इम्पोर्टेंस को मेडिकली और इस्लामिकली किसी तौर से भी हम इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। सही, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सही से। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो इस डेंटल इश्यूज़ जो हैं इनको सीरियस नहीं लेते, हकीमों के पास जाते हैं, कोई भी दांतों का मसला हो, इवन बहुत ज़्यादा लोगों को दाढ़ की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा, तो दम, और इसके अलावा हकीमों के पास जाते हैं, जितने अताई हैं उनके पास जाते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि इतना सेंसिटिव इशू है, इस पर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आजकल हेपेटाइटिस सी के फैलने का सबसे बड़ा ज़रिया यही लोग हैं जो कि नॉन क्वालिफाइड हैं। वो एक बगैर हाथ या इंस्ट्रूमेंट धोए एक दूसरे को, एक से दूसरे मरीज को चेक करते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक आपके इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज नहीं हो आप उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं ये पैगाम दूंगा कि अपने यहाँ व्यूअर्स को कि जितने लोग भी डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ क्लिनिक पे एक हमारी एक स्टेरिलाइजिंग मशीन होती है जिसको ऑटोक्लेव कहते हैं। अच्छा, वो वहाँ पे देख लें कि वो है कि नहीं है। अगर वो है तो वहाँ पे स्टे करें, अदरवाइज उठ के आ जाएं, ट्रीटमेंट कराएं, मत करवाएं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग जो हैं अगर टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, उनके साथ कोई भी डेंटल इशू चल रहा है, तो ये आगे क्या क्या कॉज इसके हो सकते हैं, किन बीमारियों की तरफ ये जाते हैं? हमारे यहाँ बदकिस्मती से दांतों की जो तकलीफ़ें हैं, ये जो डिजीज़ हैं, उनको सीरियस नहीं लिया जाता। बिल्कुल। ठीक है, लाइक मैंने अभी जैसे 3-4 कॉल सुनी कि मसूड़ों में खून आ रहा है, अब पता नहीं कब से आ रहा है। ठीक है, ये तो अब हमें तो पता, अब एक कॉल पे पता चल रहा है ना। मसूड़ों की ब्लीडिंग, एक मिसाल के तौर पर मसूड़ों की ब्लीडिंग को ले लेते हैं, अगर इसको आप इग्नोर करते हैं तो ये इवन हार्ट के मसले भी इससे हो सकते हैं। अच्छा, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस एक बीमारी है दिल की, जो कि मसूड़ों के सफाई ना करने से जो ब्लीडिंग होती है उससे होती है अमूमन, ये देखा गया। उसके अलावा आर्थराइटिस हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है अगर आपके मसूड़े बिल्कुल वो काम ख़राब हैं। ENT के इशू हो सकते हैं। सही, ठीक है, मैदे के मसले हो सकते हैं, क्योंकि आप मुसलसल एक इन्फेक्टेड ब्लड आप इनटेक इंजेस्ट किए जा रहे हैं और उसका इलाज नहीं करवा रहे हैं, तो ये बहुत सी और सिस्टमिक डिजीज़ आ सकती हैं। सही, बहुत ज़्यादा नुकसानात है, इसीलिए टाइम पे जो आपको अगर कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसका टाइम पे इलाज कराएं ताकि किसी भी बड़े मसले से बचा जा सके। बहुत से सवालात हम डॉक्टर साहब से और भी करेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल। डॉक्टर इमरान ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम तो बहुत सारे सवालात कर रहे हैं। आपका जो भी सवाल है आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हमें कॉल कीजिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो। हमारा नंबर है 0316042037, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेसेस का इस्तेमाल जो है, किस पॉइंट पे जाके आप कोई अपने पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि अब आपको ब्रेसेस की ज़रूरत है, और उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका इलाज का तरीका क्या होता है? ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है जब दांत टेढ़े हों।
अब दांत टेढ़े होने की वजह मैंने आपको पहले बता दी, उसमें से एक वजह ये भी है जो कि उसमें मेरे जहन से रहेगी कि अर्ली एज में जब दूध के दांत ख़राब होते हैं तो लोग बजाय ट्रीटमेंट करवाने के फटाफट उनको निकलवाने पे ही उनका इसरार होता है। अब दूध के दांत अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं स्पेस मेंटेनर के तौर पे, जो कि परमानेंट दांतों के लिए एक मुनासिब जगह मुहैया करते हैं। अगर वक्त से पहले निकलवा देंगे आप उन्हें तो दांत तब भी टेढ़े पैदा बनेंगे इसमें। अब रही बात कि किस एज पे ब्रेसेस लगवानी चाहिए। ब्रेसेस आमतौर पे जब 12-13 साल की एज से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त दूध के सब दांत निकल चुके होते हैं, परमानेंट दांत होते हैं और परमानेंट दांत पे ही ब्रेसेस लगवानी चाहिए। अच्छा, सही। और आमतौर पे 18 से 20 साल की एज तक का टाइम इतना होता है कि उसमें बोन डेवलपमेंट अभी नई हुई होती है, तो उसमें दांतों को मूव करके अपनी रिकवर जल्दी कर लिया जाता है, आसानी से किया जा सकता है। ऑल्दो इसके बाद भी किया जा सकता है, लेकिन जो डेंटिस्ट और मरीज दोनों के लिए आसानी है कि 18-19 साल की एज तक ब्रेसेस लगवा लेने चाहिए। अच्छा, ब्रेसेस जो लोग लगवाते हैं कितनी देर तक उन्हें लगवानी पड़ती हैं, और जब वो लगवा लेते हैं कुछ लोगों को खाने में प्रॉब्लम होती है, ब्रश करने का तरीका नहीं पता होता, तो इसके लिए क्या आप प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ ब्रेसेस, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसकी शिद्दत कितनी है, दांत कितने ज़्यादा आगे पीछे ख़राब हैं। सीवियरिटी ऑफ कंडीशन डिपेंड करता है, मरीज़ की एज, फिर उसकी जो ये है कि उसका कोऑपरेशन डेंटिस्ट के साथ कि किस हद तक हमारी बात सुनता है, पेशेंट मानता है, काउंसलिंग भी करते हैं, समझाते भी हैं। तो अमूमन 1 साल से 1.5 साल लग जाता है। अच्छा, जितनी मर्जी स्पीड पकड़ ले डेंटिस्ट भी या पेशेंट भी, साल 1-1.5 साल लग जाता है। सही। अच्छा, ब्रेसेस के साथ आपका खाने पीने की हैबिट का क्या ख्याल रखना पड़ता है, ब्रश का तरीका क्या होता है? ब्रेसेस के साथ खाने पीने में थोड़ा सा मसला आता है, बिकॉज दांतों पे वो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, वायर लगी हुई है, फूड इम्पैक्ट होती है उसमें। उसके लिए फिर हम स्पेशल एक इनके स्पेसिफाइड एक टूथब्रश होता है वो देते हैं, उससे दांत साफ़ करना होता है। सही। आम ब्रश से दांत साफ़ नहीं कर सकते आप। और बीच में गाहे बगाहे चूँकि पेशेंट ने वैसे ही ब्रेसेस को टाइट एक्टिव करवाने के लिए डॉक्टर के पास आना है, उसमें फिर हम साथ साथ गम ट्रीटमेंट भी उनकी साथ साथ करते रहते हैं। सही सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अलाइनर्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट? हाँ जी, ये अलाइनर्स बेसिकली रिप्लेसमेंट है ब्रेसेस की। अच्छा। और कुछ जगहों पे ये ब्रेसेस से बेहतर साबित होते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस वेरी करता है। लेकिन ये अलाइनर एक अच्छी एक इन्वेंशन है। अच्छा। इसमें ये ब्रेसेस नहीं लगती, इनविजिबल होते हैं, नज़र भी नहीं आते। अच्छा। और ये हर 15 दिन के बाद हम चेंज कर देते हैं। एक सेट होता है अलाइनर्स का, हम पेशेंट का इम्प्रेशन लेते हैं, उसका केस हम स्टडी करते हैं, फिर इसकी कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट होती है, उसके मुताबिक ये 20-22 अलाइनर्स बन के आते हैं। फिर हर 15 दिन के बाद एक अलाइनर चेंज करना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फैमिली हिस्ट्री कितनी मैटर करती है? क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर फैमिली में आपके ये होता आ रहा है कि पेरेंट्स के दांत जल्दी टूट गए तो आगे भी ये होगा, ऐसा कुछ है कि ये मिथ ही क्रिएट हुई है? दांत अपनी मेहनत से लोग ज़्यादा ख़राब करते हैं। बिल्कुल खुद जेनेटिक हिस्ट्री इसमें बहुत कम काउंट करती है। अच्छा, सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। उनके डेंटल इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं और फिर उनको किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? बेसिकली बदकिस्मती से डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि तमाम मेजर ऑर्गन्स को आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय करती है अगर ये कंट्रोल नहीं है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ जो है ये बहुत सी बीमारियों की वजह है। उसमें एक सर फहरिस्त मसूड़ों का मसला भी है, चूँकि इसमें जो ब्लड मीडियम है उसका टेस्ट स्वीट होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ इसमें ज़्यादा होती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को मैं कहूँगा कि अपनी डायबिटीज़ पे ख़ास नज़र रखें, उसको बिल्कुल भी बढ़ने ना दें, तो दे कैन लिव नॉर्मली। बिल्कुल। अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो फिर मसूड़ों से खून आएगा, दांत जल्दी हिलना शुरू हो जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के। और आमतौर पे जिनकी कंट्रोल्ड नहीं होती डायबिटीज़, मैंने देखा अपने क्लिनिक पे कि बहुत जल्दी वो दांतों से फारिग होते हैं, 40-45 की एज तक वो फारिग हो जाते हैं। सही। तो उनकी रिप्लेसमेंट तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती होगी। दूसरे अगर आप दांतों की तरफ जा रहे हैं और फिर क्योंकि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उन्हें तो पहले ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है उनका। बिल्कुल। अगर उनके हम दांत फ़र्ज़ करें हिल रहा है, निकालना है, हमें तब भी 100 एंगल से देखना है कि इसका ज़ख्म ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। और एग्जिस्टिंग कंडीशन में छोड़ दें तब भी गलत। अगर हम दांत निकाल देते हैं तब भी वी हैव टू बी टू केयरफुल कि उनकी हीलिंग कब होती है और उनको मेडिसिन के साथ। इसके लिए बेहतर यह है कि आप पहले से ही अपना जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ताकि इस लेवल तक जो है खुदा ना खास्ता वो पहुँचे ही ना। सही। डॉक्टर साहब, मिसिंग टीथ जो है वो एक प्रॉब्लम है, उसको कवर किस तरह से किया जाता है और फिर उसको बाद में एहतियात क्या होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के 2-3 तरीके हैं।
एक तो पुराना जो तरीका रहा है डेंचर्स लगाना, जो लग भी जाते हैं और जब चाहे मरीज उतार भी लेता है। अच्छा। एक ये है जो कि अब आहिस्ता से ख़त्म होता जा रहा है। एक तरीका है ब्रिज लगा देना। अच्छा। लाइक जो भी दांत मिसिंग है उसके दाएं बाएं के 2 दांतों को ग्राइंड किया जाता है। अच्छा। और उनके ऊपर कवर चढ़ा दिए जाते हैं जिनके साथ जुड़ा होता है वो मिसिंग दांत, तो ब्रिज बन गया ना। बिल्कुल, तो ब्रिज बन गया। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं ब्रिज के। फ़ायदा ये है कि सस्ता है, नुकसान ये है कि एक दांत को रिप्लेस करने के लिए 2 हेल्दी दांतों को खाम में उनका ग्राइंड करना पड़ता है, तो वो सही मानों में रगड़े जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं? अगर हाँ, मैं पहले बताऊं कि इससे बचने का तरीका है डेंटल इम्प्लांट्स आ गए। इम्प्लांट्स ये होते हैं कि जहाँ पे दांत मिसिंग है वहीं पे बोन में ड्रिल करके हम टाइटेनियम के वो फिक्सचर्स होते हैं जिसको हम इम्प्लांट कहते हैं आम जुबान में, वो लगा देते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि वो ब्रिज की बजाय डेंटल इम्प्लांट पे आएँ। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मिसिंग टीथ को हमने डिस्कस कर लिया, अगर इसके बाद भी आपके ये इश्यूज चल रहे हैं कि मज़ीद आपके दांत जो हैं वो टूटते जा रहे हैं और आगे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाता मैनेज करना? मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, लेकिन इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स है ना। आप अपना कैल्शियम विटामिन डी लेवल चेक करवाते हैं वक्तन फ़क्तन, जैसे बाकी बेसलाइन टेस्ट होते हैं, और लोग अपना लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, गुर्दों के टेस्ट करवाते हैं। इस अपना डेंटिस्ट को भी दिखाते रहें, अपने कैल्शियम लेवल भी चेक करवाते रहें, विटामिन डी लेवल भी चेक करवाते रहें, तो इस चीज़ से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। सही। माउथ ड्राइनेस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, किस हद तक नुकसानदेह है, और जो मार्केट में हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो माउथ क्लीनर आए हुए हैं, उनका क्या रोल है? पहले हम आते हैं माउथ ड्राइनेस के। इसकी भी बहुत सी रीजंस हैं। जो सलाइवा या थूक पैदा करने वाले गदूद हैं वो स्लो क्यों होते हैं, क्यों उनकी प्रोडक्शन कम हुई कि उन्होंने सलाइवा कम करना बनाना कम कर दिया। ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें मुंह से स्मेल आती है, मुंह के जो ऑर्गन्स हैं वो ड्राई रहते हैं, और दांतों के मतलब बहुत से मसलों की जड़ है ये। इसको हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं अपनी ज़ुबान में। सही। ठीक, इसके लिए आपको मेडिकल डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ सकता है और डेंटिस्ट के पास तो आना ही आना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात कि इसका मज़ीद इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो उसमें माउथ ब्रीदिंग भी आ जाती है। बाज़ का जब मुंह बहुत खुश्क होता है तो मरीज़ माउथ ब्रीदिंग पे आ जाता है। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने जैसे कि आपसे पूछा, मार्केट में बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो माउथ क्लीनर मौजूद हैं, डिफरेंट टूथपेस्ट मौजूद हैं। कौन सी ऐसी चीज़ आपके टूथपेस्ट में होनी चाहिए, माउथ क्लीनर में होनी चाहिए, जो आपके दांतों को भी अच्छा और खुशनुमा दिखा सकती है, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो नुकसानदेह भी ना आपके मुंह के लिए हो? इसमें मैं कभी भी मैं ये मशवरा नहीं दूंगा कि मार्केट जाएं और जो चीज़ नजर आई उठा के लें। आप इसमें डेंटिस्ट के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें। आपकी जो भी प्रेजेंट कंप्लेंट है डेंटिस्ट अकॉर्डिंगली आपको वही चीज़ लिख के देगा। तो कमर्शियल जो चीज़ें जो मुंह में यूज़ करनी है, और मुंह इंतहाई सेंसिटिव है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमें अंधाधुंध वो चीज़ें उठा लेनी चाहिए। किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका मुंह ही नहीं ठीक होगा, दांत ही नहीं बेहतर होंगे, आप अच्छी तरह खा नहीं सकेंगे, और जब अच्छी तरह खा नहीं सकेंगे तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छे टूथपेस्ट में जब आप मार्केट में लेने जा रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जिस टूथपेस्ट में आपको ये चीज़ लगे वो बेस्ट है? फ्लोराइड तो सब में ही होता है। सही। आप उसमें बस ये देख लें उसकी कॉम्पोजिशन में कि उसमें कोई स्टेरॉइड का एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी क्विक रिलीफ वाली चीज़ ना हो। सही। जो भी क्विक रिलीफ वाली होगी कोई प्रोडक्ट, तो वो आमतौर पे सही साबित नहीं होती। सही सही। ठीक है ना। अगेन विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डेंटिस्ट बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम दांतों का रहता है, मसूड़ों से खून निकल रहा, दांत की प्रॉब्लम, और अगर एक वो टाइम है कि जब आप फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, तो फर्स्ट हैंड अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं घर में, लोग लौंग रख लेते हैं, या इसके अलावा बहुत से खुद से तरीके, ठंडा पानी ले लिया, इसके अलावा बहुत से तरीके खुद सजेस्ट कर लेते हैं, तो क्या फ़र्स्ट हैंड ऐसी चीज़ है जिसको आप सबसे पहले अपना सकते हैं? कुछ लोगों को रात को जो है बहुत ज़्यादा दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी कौन सी चीज़ जो नुकसान भी ना करे, और अगर आप फौरी तौर पर उसको करें तो आपकी प्रॉब्लम भी जो है वो ख़त्म हो जाए? होम रेमेडीज़ में जो सबसे बेहतर है, जो हम भी अक्सर मशवरा देते हैं कि 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक जो खाने में इस्तेमाल होता है, ये डाल के इसकी कुल्लियाँ कर ली जाएँ। लौंग आपने बताया, लौंग वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी प्रैक्टिस में क्लोव ऑयल एक बड़ा बेसिक टूल है हमारे लिए,
क्विक पेन रिलीफ के लिए, तो लॉन्ग रख लेना कोई बुरी बात नहीं है, एक क्विक होम रेमेडी के तौर पे अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वी शुड नॉट मेक इट अ हैबिट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई, बहुत ज़्यादा कॉलर्स जो हैं उन्होंने आपके मशवरे से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़िद हुआ, और उम्मीद है नाज़रीन कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आप उन पर अमल भी करेंगे और अपना बहुत सा ख्याल भी रखेंगे। नेक्स्ट डे आपसे फिर मुलाकात होगी और हमारे साथ स्टूडियो में दूसरे डॉक्टर मौजूद होंगे जिनसे आप बहुत से सवालात कर सकेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।